आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति से जो टॉपिक है, राष्ट्रपति का जो टॉपिक है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 करके। वो भी आप सबसे पहले देख सकते हो, उसके बाद में अगर आप आज का पार्ट देखोगे, तो आप उससे कोरिलेट कर पाओगे। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के पद की योग्यता और राष्ट्रपति पद की शपथ या प्रतिज्ञान। यानी कि अगर आप भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उसके निर्वाचन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो आप लोगों की क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति जो पद है, उसकी वो नियुक्ति से पहले जो शपथ लेता है, वो क्या होती है, और शपथ और प्रतिज्ञान में क्या डिफरेंस होता है, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। राष्ट्रपति के पद की योग्यता, जो एलिजिबिलिटी होती है, उससे रिलेटेड सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो होता है इसका आर्टिकल। यानी कि आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पद की योग्यता को डिफाइन किया गया है या उसकी चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 58 ये कहता है कि राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है, वो क्या क्या होने वाली है या होनी चाहिए। सबसे पहले जो इसका योग्यता होती है, सबसे पहले जो इसकी योग्यता होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि वो ऑप्शन में दे देगा कि वो विदेशी नागरिक भी हो सकता है, वो भारत का नागरिक भी हो सकता है, वो एनआरआई भी हो सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो ओनली भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। ठीक है, एक तो राज्यसभा होती है, उसके जो एमपी होते हैं, एमपी होते हैं, उनकी एक एलिजिबिलिटी होती है। दूसरा जो लोकसभा होती है, उनके एमपी की एक एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसे किसके एलिजिबल होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसे होनी चाहिए। वह संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण या फिर सार्वजनिक कोई भी प्राधिकरण हो, उसमें लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, अब लाभ के पद से क्या चीजें सामने आती हैं, कभी भी आप नोटिस करना, जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, जो भी होते हैं, जब भी कोई लाभ के पद की बात आती है, तो ये उसे अपनी तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन है और वो किसी और पद के लिए निर्वाचन करने उम्मीदवार या नामांकन करने की कोशिश कर रहा है, और जिस पद पर वो आसीन है, अगर वो लाभ का पद है, अगर वो लाभ का पद है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आएंगी इन फ्यूचर में, उसे चेंज कर दिया जाएगा कि ये लाभ का पद नहीं है। चाहे वो कानून लाकर किया जाए, एक्ट बनाकर किया जाए, किसी भी तरीके से किया जाए, यानी कि अपना रास्ता कहीं ना कहीं साफ इन लोगों को कर लेना होता है। अब बात करते हैं कि लाभ का पद होता कौन कौन सा है, लाभ का पद कौन कौन सा नहीं होता है। लाभ का पद नहीं माना जाएगा वर्तमान राष्ट्रपति, यानी कि अगर कोई वर्तमान राष्ट्रपति है तो वो दूसरी बार भी नामांकन कर सकता है, तो इसे भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति, अगर कोई उपराष्ट्रपति प्रेजेंट में है और वो राष्ट्रपति का नामांकन करना चाहता है, तो इसे भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राज्यपाल अगर किसी भी स्टेट का कोई है और वो भी राष्ट्रपति के लिए नामांकन कर रहा है, तो ये भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। संघ, यूनियन या फिर स्टेट का कोई भी मिनिस्टर है, मंत्री है, उसे भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि जब अपनी बात आ रही है तो लाभ का पद कुछ भी नहीं है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर, कोई सेक्रेटरी, कोई आईपीएस ऑफिसर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन करना चाहता है, तो ये सब क्या आ जाएंगे, लाभ के पद हैं। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात सारी। चलो, नोट, यदि किसी व्यक्ति के पास सभी योग्यता हैं, तो वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए योग्य हो जाएगा। अगर आपके पास में भी ये सारी एलिजिबिलिटी मौजूद हैं, तो आप भी जाकर राष्ट्रपति का नामांकन कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ अपने शौक के लिए राष्ट्रपति का जो नामांकन है वो भरते हैं, हालांकि वो हार जाते हैं। ठीक है, वो जीतना नहीं भी चाहते हैं क्योंकि उनकी उतनी सपोर्ट नहीं होती है, वो हार जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ये तो अपने जो हिस्ट्री है उसमें ये लिखाना चाहते हैं कि हमने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन के नामांकन के लिए योग्यता क्या है। आपने ये सोचा कि भाई हमें क्या है, नामांकन करना है। ठीक, उससे पहले आपने क्या देखा कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है। योग्यता देखने के बाद में आपको पता चला कि भाई योग्यता ये हैं, इनके ऊपर तो मेरे जो है मैं खरा उतर रहा हूँ, या एक तरीके से ये एलिजिबिलिटी तो मेरे अंदर है। उसके बाद में आप कहाँ जाते हो, आप नॉमिनेशन के लिए जाते हो, जिसे बोलते हैं आम भाषा में कि पर्चा भरा जा रहा है आज, तो नामांकन के लिए जाते हो। तो वहां पर आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। कहीं भी कोई भी उम्मीदवार तभी नामांकन कर सकता है जब उसके पास में 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों। अब इनका मतलब क्या होता है,
प्रस्तावक का मतलब होता है पेश करने वाला, आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, ठीक है, आप किसी भी अवार्ड के क्या हो, एलिजिबल हो, तो आपका नाम आगे किसने भेजा, उसे क्या बोलोगे, प्रस्तावक। और जब नाम आप लोगों का भेज दिया गया तो वहां पर किसने क्या किया, अनुमोदक, हाँ मैंने मोहर लगाई है कि इस व्यक्ति को यह अवार्ड मिलना ही चाहिए। समझ में आ गई। तो आप लोग जब नामांकन करने जाओगे, पर्चा दाखिल करने जाओगे, तो आप लोगों के पास एक पेपर होगा जिसमें 50 प्रस्तावक के साइन होने चाहिए और 50 अनुमोदक के साइन होने जरूरी हैं। और ये कौन होते हैं, ये एमपी होते हैं। ये कौन होते हैं, एमपी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 50 प्रस्तावक हैं वो ही अनुमोदक हो सकते हैं, यानी कि सेम हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। 50 प्लस 50 मतलब 100 आदमी, 100 जो लोग हैं वो होने अनिवार्य हैं। उनमें से 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे। जब इन लोगों के सिग्नेचर हो जाएंगे तभी आप नामांकन भर सकते हो। समझ में आ गई बात। अब जमानत राशि होती है, ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होता है कि नामांकन के समय पे आरबीआई बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है, ठीक, जमानत के तौर पर। अगर आप लोग टोटल मतों का, जितने भी टोटल वोट पड़े उसका 1/6 भाग आप प्राप्त नहीं करते हो तो आप लोगों की जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। इतनी बात तो सिंपल हो गई। इससे पहले 1997 से पहले जो प्रस्तावक थे और अनुमोदक थे उनकी जो संख्या थी वो मात्र 10-10 हुआ करती थी। जो प्रस्तावक अनुमोदक आज 50-50 हैं, 1997 से पहले यह संख्या मात्र 10-10 हुआ करती थी। लेकिन लोग क्या थे, वो गंभीरता से, जो उम्मीदवार थे वो गंभीरता से चीजों को ले ही नहीं रहे थे, इसलिए वो गंभीरता से चुनाव लड़े, नामांकन करें और उसमें अपनी एक्टिविटी दिखाएं। तो उसके लिए 1997 के बाद में दो चेंजेस हुए। पहला चेंज क्या था कि प्रस्तावक और अनुमोदक की जो संख्या है वो 10-10 से बढ़ाकर कितनी गई, 50-50 कर दी गई, ठीक है। और दूसरा क्या था, जो जमानत राशि थी, अब जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपए, लेकिन उस समय पर जो जमानत राशि थी वो 2500 रुपए हुआ करती थी। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्टार्टिंग से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है, उस समय से ही 50-50 प्रस्तावक थे, ऐसा नहीं है, ये 1997 में हुआ है, ठीक है। इन सबको बढ़ाने के कारण था कि जो उम्मीदवार है वो चुनाव को गंभीरता से ले। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के पद की शपथ और प्रतिज्ञान की, ठीक है। सबसे पहले इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। शपथ क्या होता है, देखिए दो तरीके के लोग आप लोगों को मिल जाते हैं। एक होते हैं जो आस्तिक होते हैं, एक कौन होते हैं, जो आस्तिक होते हैं। दूसरे कौन होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, ठीक। जो आस्तिक होते हैं वो तो, उन्हें तो शपथ दिलाई जाती है, जो भगवान में भरोसा करते हैं, ठीक है, गॉड में भरोसा करते हैं, अल्लाह में भरोसा करते हैं, जिस भी इष्ट देव को वो मानते हैं। दूसरा होता है नास्तिक। नास्तिक जो होते हैं उन्हें प्रतिज्ञान दिलाई जाती है। समझ में आ गई बात। तो शपथ किसे दिलाई जाती है, जो आस्तिक होते हैं, प्रतिज्ञान किसे दिलाई जाती है, जो नास्तिक होते हैं, ठीक। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलता है, आप लोगों को आर्टिकल 60 पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति के पद की शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल संविधान के अंदर रखा गया है, या किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के पद की शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो किया गया है। तो आर्टिकल 60 आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति पद पर जब वो नियुक्त होता है तो उससे पहले उसे क्या लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। कौन कौन सी शपथ लेता है, ठीक है। पहला, मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा। पहले अपनी वो श्रद्धा दिखा रहा है कि मैं श्रद्धा पूर्वक करूंगा, ईमानदारी से मैं करूंगा। उसके बाद में संविधान और विधि का परिरक्षण, विधि मतलब जो कानून होगा उसका परिरक्षण करूंगा। परिरक्षण मतलब प्रिजर्व, सुरक्षित बनाए रखना। मैं उस कानून और संविधान को क्या बनाऊंगा, सुरक्षित बनाए रखूंगा, उस पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। संरक्षण, मैं उसे प्रोटेक्ट भी करूंगा, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। दूसरा, अगर उस पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, किस पर, संविधान और विधि पर, कानून पर, तो मैं उसे डिफेंड भी करूंगा, यानी कि मैं कोशिश करूंगा उसका सामना, मैं जो उसका मुकाबला है वो उसके सामने रहकर करूंगा, मैं उससे डरूंगा नहीं। इसलिए मैं ईमानदारी के साथ में अपने पद पर काम करूंगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में मैं निरत रहूंगा। हालांकि ये बातें कितनी ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है, क्योंकि चीजें यहां पर कुछ और होती हैं और रियल में कुछ और चल रही होती हैं। अब बात करते हैं नोट की। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा जाएगा आप लोगों से कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं वो इसे शपथ दिलाते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन अलग से क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन अलग से ये पूछा जाएगा कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है मौजूद,
तो उस समय पर शपथ कौन दिलाएगा? तो दूसरा नोट मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वरिष्ठ जज उन्हें शपथ दिला देगा। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, तो दो ही चीजें आज हमें डिस्कस करनी थी। सबसे पहले हमें हमें क्या डिस्कस करना था, उसकी योग्यता एलिजिबिलिटी, और दूसरा राष्ट्रपति पद की शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसकी शर्तें वगैरह देखेंगे, महाभियोग देखेंगे, काफी सारी चीजें अभी बची हुई है। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाइए और उसे अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर चीजें सिंपल, इतनी ही सिंपल होती तो बुक में से पढ़कर कोई भी पास हो जाता। ठीक है, चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है, वहीं आप लोग फंस जाते हो। और फंसोगे कब? जब आप हर चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे। अगर आप हर चीज़ों को, अगर ये प्रतिज्ञान भी लिखा है तो इसे भी अगर आप सीरियस लेने लग जाओगे कि इसका मतलब क्या है, तो वो वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। बुक में तो सिर्फ प्रतिज्ञान लिख दिया, लेकिन जब तक मतलब नहीं पता होगा तो वो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हर वर्ड को, कि परिरक्षण क्या है, संरक्षण क्या है, प्रतिरक्षण क्या है, प्रस्तावक का मतलब क्या है, अनुमोदक का मतलब क्या है, जब तक आप इन सब चीज़ों को गहराई से नहीं लोगे तो आप लोगों के जो एग्जाम है उसमें सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।